आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो इस लेक्चर में हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो बचा हुआ टॉपिक है उसे कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अभी तक सरकार की तरफ से क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। स्टेप्स में देखो सभी चीज़ें आ जाती हैं। अगर सरकार ने कोई कमेटी गठित की है या फिर सरकार कोई एक्ट लेके आई है या फिर सरकार ने कोई बॉडी स्टैब्लिश की है, सब कुछ आ जाता है स्टेप्स में जो सरकार ने लिए हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए। आजादी के बाद देखो सबसे पहले 1956 में एक एक्ट आया था, द कंपनीज एक्ट 1956। देश की सभी लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज जो हैं उनको गवर्न किया जाता है कंपनीज एक्ट 1956 के द्वारा, और इस एक्ट को एडमिनिस्टर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट के द्वारा। अब इस डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया गया है, इसकी जगह एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसके अलावा 1956 में ही एक और एक्ट आया था, द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1956। इस एक्ट के द्वारा सभी प्रकार की ट्रेडेबल गवर्नमेंट पेपर, शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स इन सबको कवर किया गया है। या फिर कंपनीज के द्वारा कुछ दूसरी अगर मार्केटेबल सिक्योरिटीज इशू की गई हैं तो वो भी इसी एक्ट के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद 1992 में सेबी को स्टैब्लिश किया गया था हर्षद मेहता स्कैम के बाद। हाल ही में एक वेब सीरीज भी आई थी हर्षद मेहता स्कैम के ऊपर। तो कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि एक्चुअल में वो जो स्कैम था या फिर इरेगुलरिटी थी किसी एक पर्सन के द्वारा नहीं कंडक्ट की गई थी, वो बहुत से लोगों के द्वारा सिस्टम में लूप होल का फायदा उठाया जा रहा था। खैर वो अलग इशू है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हर्षद मेहता स्कैम के बाद सेबी को स्टैब्लिश किया गया था ताकि कैपिटल मार्केट को अच्छे से रेगुलेट किया जा सके। इसके बाद देखो 1990s में एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद और ग्लोबलाइजेशन के बाद एक तरफ जहां बहुत सारी एमएनसीज इंडिया में काम करने के लिए आई, दूसरी तरफ एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद इंडिया में भी काफी सारी नई नई कंपनीज खुली। कुछ कंपनीज बहुत बड़ी भी हुई, लेकिन देखो कुछ कंपनीज में काफी धांधलेबाजी भी सामने आई, जैसे सत्यम स्कैम सामने आया था 2008 के आसपास। तो एक मान फिर से उठने लगी कि 1956 का जो ये कंपनीज एक्ट है इसमें फेवरल किया जाए और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्रूव किया जाए। तो 2013 में एक नया एक्ट आया, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। काफी सारी अच्छे प्रोविजंस किए गए हैं इस एक्ट में। जैसे देखो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स पहले सिर्फ 50 हो सकते थे, लेकिन इस एक्ट में इनकी संख्या को इंक्रीज कर दिया गया 200। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का भी प्रावधान किया गया, मतलब पब्लिक कंपनीज के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होना बोर्ड में ये अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का भी प्रोविजन किया गया कि वो कंपनीज जो एक निश्चित थ्रेशोल्ड को पार करती हैं उनको अपने पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% जो है वो समाज के लिए खर्च करना होगा। यही है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। वुमेन इंपावरमेंट का ध्यान रखा गया है कॉर्पोरेट सेक्टर में। इस एक्ट के अंतर्गत क्या कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर होना जरूरी है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, हालांकि कुछ कंडीशंस हैं। इसके बाद कंपनीज का मर्जर या फिर क्रॉस बॉर्डर मर्जर जल्दी से हो सके इसकी कोशिश की गई है। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल को भी एस्टैब्लिश किया गया है इस एक्ट के तहत। तो ये कुछ अच्छे प्रोविजंस हैं जो कि किए गए हैं इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में। वैसे डिटेल से आप इनके बारे में इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, बट अभी हमारा फोकस एथिक्स पर है, ना कि कंपनी की बारीकियों पर। तो हमने बात की 2013 की इंडियन कंपनीज एक्ट की। इसके बाद देखो लेटेस्ट रिफॉर्म्स की बात करें 2020 में सितंबर के अंत में एक और अमेंडमेंट बिल जो है वो पास हो चुका है। ये कंपनीज एक्ट 2013 में अमेंडमेंट करता है। क्या मुख्य प्रोविजंस हैं इस अमेंडमेंट बिल के जो कि अब एक्ट बन चुका है। अब इंडियन कंपनीज जो है डायरेक्टली अपनी लिस्टिंग करवा सकती है फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस पर। पहले देखो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी रूल्स का पालन अगर कोई कंपनी नहीं करती थी तो क्रिमिनल केस दर्ज करने का प्रावधान था कंपनीज एक्ट 2013 में, लेकिन अब इसे रिवोक कर दिया गया है। यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी रूल्स का पालन अगर नहीं होता है तो क्रिमिनल केस दर्ज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कंपनीज एक्ट 2013 के ऑलमोस्ट 48 सेक्शंस को अमेंड किया गया है कई सारे ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करने के लिए। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो कई सारी ऐसी चीजें जिनको करने पर क्रिमिनल केस दर्ज होता था पुराने एक्ट के अनुसार, बट अब उनको करने से क्रिमिनल केस दर्ज नहीं होगा। अब नए अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार उन ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। लेकिन देखो कुछ सीरियस ऑफेंसेस जैसे कि धोखा देना या फिर जिससे कि पब्लिक को नुकसान हो, ऐसे एक्ट्स के लिए रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। अगर ऐसा कोई करता है तो फिर क्रिमिनल केस दर्ज होगा। इसके अलावा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक नया चैप्टर ऐड किया गया है जिससे कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। कंपनीज एक्ट 2013 में 17 प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको अमेंड किया गया है जिससे स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस जो हैं वो और ज़्यादा आसान और यूजर फ्रेंडली होगा। मतलब कि कंपनीज एक्ट 2013 के जो वेरियस प्रोविजंस हैं उनको फुलफिल करना, उनका पालन करना अब कंपनीज के लिए और ज़्यादा आसान होगा। इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 के 17 प्रोविजंस में अमेंडमेंट की गई है ताकि वेरियस कंपनीज इस एक्ट के प्रोविजंस का पालन आसानी से कर सकें। अब उनको प्रोविजंस को यूजर फ्रेंडली बना दिया गया है। तो ये हमने बात की लेटेस्ट क्या कुछ हुआ है। अगर देखो बॉडीज की बात करें कौन कौन सी बॉडीज हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित हमारे देश में, सबसे पहले सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी देखो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1992 में। सेबी की जुडिक्शन है लिस्टेड कंपनीज के ऊपर। सेबी रेगुलेशंस, रूल्स और गाइडलाइंस इशू करती है कंपनीज को ताकि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट है स्टैंडर्ड लिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। ये देखो उन कंपनीज के लिए है जिनके शेयर्स लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर। नेक्स्ट ICAI यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये एक ऑटोनमस बॉडी है जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू करती है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है कि कैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है। इसके बाद नेक्स्ट है सेक्टरियल स्टैंडर्ड्स इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। देखो कंपनी में काफी सारी मीटिंग्स होती हैं, जैसे बोर्ड की मीटिंग होती है या फिर इन्वेस्टर्स की मीटिंग होती है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है। उन मीटिंग्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाना होता है, कैसे वोटिंग होती है, मीटिंग में क्या कुछ होता है, वो सारी चीजें होती हैं सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स में। तो इनको इशू करने के लिए एक बॉडी एस्टैब्लिश की गई है जो कि है ICSI। ये एक ऑटोनमस बॉडी है। इसके बाद नेक्स्ट है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। इसको 2003 में एस्टैब्लिश किया गया था नरेश चंद्र कमेटी की रिपोर्ट के बाद। कंपनीज में देखो कई बार काफी सीरियस तरह के फ्रॉड होते हैं जिनको इन्वेस्टिगेट करना आम एजेंसीज के बस की बात नहीं होती। जैसे मान लीजिए कोई फ्रॉड हो गया, पुलिस या फिर इवन ईडी जैसी एजेंसीज के द्वारा भी, इनकम टैक्स ईडी, इनके द्वारा भी कंपनीज में जो सीरियस फ्रॉड हुए हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना मुश्किल हो जाता है। मतलब पुलिस तो छोड़ दीजिए, ईडी और इनकम टैक्स एक्ट वाले भी नहीं कर पाते। तो कंपनीज के द्वारा कंपनीज के अंदर जो सीरियस तरह का कोई फ्रॉड हुआ है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए 2003 में ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिस एस्टैब्लिश किया गया था, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। तो ये हमने बात की कुछ बॉडीज की जो कि एस्टैब्लिश की गई है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए। वैसे देखो समय समय पर सरकार के द्वारा काफी सारी कमेटीज भी गठित की गई हैं कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्रूव किया जाए, इस मुद्दे पर रिकमेंडेशंस देने के लिए। हमने पहले भी इन कमेटीज पर नजर डाली थी, एक बार फिर से डाल लीजिए। 1996 में बजाज कमेटी गठित की गई थी, 1999 में कुमार मंगलम बिरला कमेटी, 2002 में नारायण मूर्ति कमेटी, 2009 में यहाँ से रिपोर्ट आई थी, 2013 में कंपनीज एक्ट आया, 2017 में 2 कमेटीज, एक कुमार मंगलम बिरला कमेटी और एक उदय कोटक कमेटी। इसको एस्टैब्लिश किया गया था सेबी के द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कैसे इंप्रूव किया जाए इस बारे में रिकमेंडेशंस देने के लिए। और हाल ही में एक एक्ट भी आया है 2020 में
कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020 जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये हमने बात की कि सरकार के द्वारा क्या मुख्य स्टेप्स लिए गए हैं या फिर कौन से कानून हैं, रेगुलेशंस हैं, बॉडीज हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सरकार ने इतना कुछ किया है, क्या वास्तव में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव हुई है? देखो कुछ हद तक तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव हुई है, लेकिन अभी भी काफी सारे चैलेंजेस हैं, काफी सारे कंसर्न्स हैं। उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देखो सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है, लॉज एंड रूल्स तो काफी हैं बट स्टिल कंपनीज में बहुत बार करप्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है। ट्रू सेंस में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो लॉ को फॉलो कर ही नहीं रही हैं। जैसे देखो कंपनीज एक्ट 2013 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का प्रावधान किया गया है, बट जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं वो वास्तव में इंडिपेंडेंट नहीं होते। वो कंपनी के फाउंडर के ही चेले चमचे होते हैं जो कंपनीज के फाउंडर के कहने पर ही काम करते हैं। जो कंपनी के फाउंडर की ओपिनियन होती है वही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की ओपिनियन होती है, सिर्फ रबर स्टैंप की तरह काम करते हैं। जैसे देखो हमने पहले भी डिस्कस किया, यूके, यूएस या फिर दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में कंपनीज के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो बहुत इंपावर्ड होते हैं। बोर्ड के द्वारा बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं और कंपनी को एक डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में देखो काफी बार ऐसा होता है जिस पर्सन ने कंपनी को एस्टैब्लिश किया था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन भी होता है, तो वो अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपने ही बंदों को इंक्लूड कर लेता है, जिसकी वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंपावर्ड नहीं होते। वो बोर्ड के चेयरमैन के जो कंपनी का फाउंडर भी होता है उसके इन्फ्लुएंस में काम करते हैं, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ नाम के होते हैं, यानी बोर्ड इंपावर्ड होता ही नहीं है। नेक्स्ट बहुत बार देखो कॉर्पोरेट ग्रुप्स, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स इनके बीच एक नेक्सस देखने को मिलता है, मिलकर करप्शन करते हैं ये लोग। इसके बाद नेक्स्ट चैलेंज की हम बात करें, इंडिया में देखो फैमिली डोमिनेटेड कंपनीज काफी हैं। जैसे देखो रिलायंस में पहले धीरू भाई अंबानी का बोलबाला था, उसके बाद मुकेश अंबानी, उसके बाद फिर मुकेश अंबानी के बच्चे, उसके बाद मुकेश अंबानी के बच्चों के बच्चे। तो ये जो फैमिली बिजनेस वाली कंपनीज हैं ये काफी ज्यादा है हमारे देश में। बिजनेस सेक्टर मतलब जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनमें मेजॉरिटी स्टेक शेयर होल्डर्स डोमिनेट करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। मतलब ऐसे इन्वेस्टर जिनके शेयर ज्यादा हैं कंपनी में तो वो बोर्ड में अपनी मनमानी करते हैं, अपने हिसाब से कंपनी को चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं जिनके शेयर कंपनी में ऐसे हैं 0.8% या फिर 0.01%, ऐसे शेयर होल्डर की कोई सुनवाई नहीं होती। जो बड़े शेयर होल्डर हैं वो अपनी मर्जी से कंपनी को चलाना चाहते हैं। नेक्स्ट अगर देखो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है तो इसमें गवर्नमेंट के शेयर सबसे ज्यादा होते हैं, तो गवर्नमेंट अपनी मनमानी करती है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से उस कंपनी को चलाने की कोशिश करती है। तो देखो जब मेजॉरिटी स्टेक शेयर होल्डर मतलब ऐसे लोग जिनके शेयर ज्यादा होते हैं कंपनी में, फॉर एग्जांपल 20%, 30% या 40% या 50% से ज्यादा, जब ये शेयर होल्डर कंपनी को चलाने में अपनी मनमानी करने लगते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ज्यादा ध्यान होता है इन्हीं मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स की डोमिनेंस को टैकल करने में होता है कि कैसे इनकी डोमिनेंस को टैकल किया जाए। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप बताइए इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग क्या हो पाएगी बोर्ड के द्वारा? नहीं हो पाएगी। जबकि देखो हमने पहले भी डिस्कस किया वेस्टर्न कंट्रीज में कल्चर रिलेटिवली अच्छा है, पूरी तरह से ठीक है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन इंडिया के कंपैरिजन में कंपनीज में कल्चर रिलेटिवली अच्छा है। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को हटा दिया गया था बोर्ड के द्वारा कि भैया कंपनी आपकी नहीं है, आपने एस्टैब्लिश किया था, ठीक बात है, बट अब बाकी लोगों का भी पैसा लगा है, बाकी लोगों के भी इंटरेस्ट इसमें जुड़े हुए हैं, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलेगी। एक पार्टिसिपेशन होना जरूरी है बाकी स्टेक होल्डर्स का भी। उसी प्रकार से उबर के फाउंडर को भी बोर्ड के द्वारा रिमूव कर दिया गया है हाल ही में। लेकिन देखो इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में जो कंपनी के फाउंडर होते हैं वो अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन करते हैं और नए नए जो प्रोफेशनल्स आते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। ग्रैंड मोदी ने एक बार कहा था सिर्फ लाल आने से कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं इंप्रूव होगी, एक अच्छा कॉर्पोरेट कल्चर इंडिया में डेवलप होना चाहिए। इंडिया में अच्छे कॉर्पोरेट कल्चर की कमी है। कुछ और चैलेंजेस की बात करें, काफी बार देखो ऐसा होता है कि प्रमोटर्स हैं जिन्होंने कंपनी को एस्टैब्लिश किया था उनके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स ही मेंबर होते हैं बोर्ड के। मतलब कंपनी के फाउंडर ने अपने ही दोस्तों को और अपने ही फैमिली मेंबर्स को शामिल करवा दिया बोर्ड में। तो आप बताओ फिर ऐसी सिचुएशन में क्या बोर्ड इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकेगा? नहीं कर सकेगा ना। इसके अलावा इंडिया में देखो फाउंडर का जो नाम है वो जुड़ जाता है बिल्कुल कंपनी से, यानी कंपनी की जो आइडेंटिटी है वो फाउंडर के साथ मर्ज हो जाती है। वुमन डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया जाता है बोर्ड में सिर्फ दिखाने के लिए। जनरली जो फाउंडर के परिवार की जो महिलाएं होती हैं वही मेंबर होती हैं बोर्ड की। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से तो कम से कम ये उम्मीद की जाती है कि वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के हितों की आवाज उठाएंगे, लेकिन नहीं। जनरली जो प्रमोटर होते हैं कंपनी के उन्हीं की बात को आगे रखा जाता है, इवन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के द्वारा भी। यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के नाम में ही सिर्फ इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज काम में कोई इंडिपेंडेंस देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट कंसर्न है इनसाइडर ट्रेडिंग। देखो जो कॉर्पोरेट ग्रुप में इनसाइडर्स होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट ग्रुप में काम करने वाले लोग, बड़े पदों पर बैठे लोग, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज, इनके पास कंपनी से संबंधित कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। जैसे इस कंपनी का मर्जर होने वाला है, अब ऐसी इंफॉर्मेशन जैसे ही मार्केट से बाहर आती है ना तो उस कंपनी के जो शेयर्स की मूवमेंट है वो ज्यादा होती है, या तो शेयर्स ऊपर जाते हैं या फिर नीचे जाते हैं। इंफॉर्मेशन देखकर ही पता लग जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए एक क्वार्टर के टीसीएस के रिजल्ट डिक्लेयर होने हैं और टीसीएस को इस क्वार्टर में काफी घाटा हुआ है, तो घाटा हुआ है तो मतलब टीसीएस के शेयर नीचे जाएगा। अब टीसीएस में बड़े पदों पर जो बैठे लोग हैं उनको तो पता है ना कि घाटा हुआ है, तो फिर ऐसे लोग अगर शेयर मार्केट में ट्रेड कर लें, मतलब टीसीएस को सेल कर दें पहले ही, तो फिर उनको प्रॉफिट होगा। उसी प्रकार से कोई ऐसी न्यूज़ है जिससे पता है कि टीसीएस का शेयर ऊपर जाएगा, तो फिर टीसीएस में बड़े पदों पर बैठे जो लोग हैं उनको तो पता है ना कि इस न्यूज़ के बाहर आते ही टीसीएस का शेयर ऊपर जाएगा, तो वो पहले ही टीसीएस के शेयर खरीद लेंगे। तो इसी चीज़ को कहा जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लगते रहते हैं काफी बार वेरियस कंपनीज के द्वारा इन्फॉर्मेशन को मिस एप्रोप्रिएट किया जाता है, मतलब कि गलत इस्तेमाल किया जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन सेबी के पास इतना इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म नहीं है कि वो कल्प्रिट्स को पकड़ सके। पता ही नहीं लगता है सेबी को कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन जो छोटे शेयर होल्डर हैं वो मारे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नॉन कंप्लायंस विद द डिस्क्लोजर नॉर्म्स। देखो कंपनीज एक्ट 2013 में प्रोविजन तो अच्छे हैं, लेकिन उस हिसाब से डिस्क्लोज नहीं किया जाता टाइमली वेरियस कंपनीज के द्वारा। मतलब जो चीजें डिस्क्लोज करनी होती हैं वो की ही नहीं जाती, इसलिए जो छोटे छोटे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो परेशान रहते हैं कि देखो जो बड़े शेयर होल्डर हैं वो इरेगुलरिटी कर रही हैं, गलत तरीके से अपने शेयर ट्रांसफर कर रही हैं। तो ऐसी चीजें होती हैं लेकिन कोई एक्शन लिया नहीं जाता। इसके बाद अब हम बात करते हैं कुछ सजेशंस की। कौन से ऐसे सजेशंस दिए जाते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए? सबसे पहले रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड। देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए कि बोर्ड की भी इफेक्टिव मॉनिटरिंग की जांच की बोर्ड जो है वो भी ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। बोर्ड की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, ना सिर्फ कंपनी के प्रति बल्कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके प्रति भी। नेक्स्ट सजेशन, देखो कंपनी के जो सीईओ या फिर दूसरे डायरेक्टर्स हैं उनके काम की एक ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन होनी चाहिए कि कंपनी के अधिकारियों ने कैसा काम किया है, और उसी इवैल्यूएशन के आधार पर ये तय होना चाहिए क्या उसी हिसाब से कंपनसेशन यानी सैलरी वगैरह तय हो रही है डायरेक्टर्स की। ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई डायरेक्टर ऐसा है जो काम भी नहीं कर रहा है लेकिन उसकी सैलरी लगातार पिछले कुछ सालों में बढ़ती ही जा रही है। नेक्स्ट देखो एक कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए ताकि कॉर्पोरेट ग्रुप के ऑफिसर्स से एक डिजायर्ड बिहेवियर को इंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट रिलेशंस विद शेयर होल्डर। देखो ये बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक एप्रोप्रिएट डायलॉग एस्टैब्लिश करें ऑर्गेनाइजेशन के बीच और शेयर होल्डर्स के बीच। शेयर होल्डर कैसे भी हो सकते हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो सकते हैं या फिर मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो सकते हैं या फिर फॉरेन शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। तो सभी शेयर होल्डर्स को इक्वली ट्रीट किया जाए। ऐसा नहीं कि किसी के ज्यादा शेयर है कंपनी में उसको स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाए और जिसके कम शेयर हैं उसको ज्यादा प्रिविलेजेस नहीं दी जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी शेयर होल्डर्स का इक्वली ट्रीटमेंट होना चाहिए।
नेक्स्ट, इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट फंक्शन, एक बहुत ही इफेक्टिव ऑडिट मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करने की आवश्यकता है ताकि इनसाइडर ट्रेडिंग को रोका जा सके, यानी कंपनी के ऑफिसर्स के पास जो अलग से स्पेशल इन्फॉर्मेशन होती है उसका वो अलग गलत इस्तेमाल ना कर सके, उसकी वो मिसयूज ना कर सके। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो है वो ये इंश्योर करे कि जो भी मैटर डिस्क्लोज करने होते हैं कॉर्पोरेट ग्रुप के कंपनी के द्वारा उन्हें टाइमली डिस्क्लोज किया जाए, जैसे कि कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, परफॉर्मेंस कैसे रही पिछले क्वार्टर्स में या फिर पिछले मंथ्स में, ओनरशिप अभी किस-किस की है कंपनी में, गवर्नेंस कैसे चल रही है, मतलब सभी मैटर्स पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इन सभी मैटर्स पर इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइमली डिस्क्लोज किया जाए कॉर्पोरेट ग्रुप के द्वारा, ऐसा कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो इस प्रकार से कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए सजेशंस को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के बारे में, क्योंकि देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस पर यूपीएससी अलग से स्पेशल क्वेश्चन पूछ सकती है। तो मतलब तो आपको पता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का एक बार फिर से हम बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन अगर आपको लिखनी हो तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी इज रेफर्ड एज कॉर्पोरेट इनिशिएटिव टू असेस एंड टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर कंपनीज इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट एंड इंपैक्ट ऑन सोशल वेलफेयर। देखो सिंपल भाषा में आपको बताता हूं, कोई भी कंपनी समाज में काम करती है तो काम करते वक्त कंपनी का इंपैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट पर, सोसाइटी पर भी इंपैक्ट पड़ता है, यानी कंपनी सोसाइटी से कमाती है तो ये कंपनी का भी दायित्व बनता है कि सोसाइटी को वापस दे कुछ, वही है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। अब एक बार फिर से इस डेफिनेशन को देखिए, इट इज रेफर्ड एज कॉर्पोरेट इनिशिएटिव टू असेस एंड टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर कंपनीज इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट एंड इंपैक्ट ऑन द सोशल वेलफेयर, यानी कंपनी के कामकाज का एनवायरनमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ा है, सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ा है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी लेना और एनवायरमेंटल चेंज एंड सोसाइटी पर भी पॉजिटिव चेंज लेके आना, मतलब जो इनकम समाज से कमाई है समाज को थोड़ा वापस देना, ये है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। पहले देखो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के बारे में कोई लीगल मैंडेट नहीं था, मतलब कानून में कोई प्रावधान नहीं था, ये मर्जी थी कंपनीज की कि आपको समाज के लिए एनवायरमेंट के लिए खर्च करना है तो करो, अदरवाइज ना करो। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में गवर्नमेंट ने कुछ कंपनीज के लिए ये ऑब्लिगेशन लगा दी कि आपको तो समाज के लिए एनवायरमेंट के लिए खर्च करना ही है। कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिन पर ये ऑब्लिगेशन है, मतलब कानूनी उनको खर्च करना ही है। देखो अगर किसी कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, या फिर किसी कंपनी का जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ या फिर इससे ज्यादा है, या फिर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है किसी फाइनेंशियल ईयर में वो 5 करोड़ या फिर इससे ज्यादा है, ऐसी सभी कंपनीज को अपने पिछले 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज नेट प्रॉफिट है, उसका 2% समाज के लिए खर्च करना ही है। तो ये प्रोविजन अब कर दिया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में, और ये प्रोविजन लागू है 1 अप्रैल 2014 से। इसके अलावा देखो ना सिर्फ इंडियन कंपनीज, अगर कोई फॉरेन कंपनी जिसकी ब्रांच या फिर प्रोजेक्ट ऑफिस इंडिया में है तो उनको भी सीएसआर रूल से कंप्लाई करना है। जो भी कंपनीज जिनको सीएसआर रूल को फॉलो करने हैं उनको देखो एक 3 मेंबर्स की या फिर उससे अधिक मेंबर्स की एक कमेटी गठित करनी है, और वो सीएसआर कमेटी रेकमेंड करेगी बोर्ड को कि हम अपनी सीएसआर रिस्पांसिबिलिटी के प्रति ये एक्टिविटीज कर सकते हैं, मतलब इन प्रोजेक्ट्स में हम पैसा दे सकते हैं, जैसे एनजीओ को देना है या फिर क्लाइमेट कंजर्वेशन को देना है, तो इन एक्टिविटीज के लिए हम हमारी जो ऑब्लिगेशन है 2% हमें खर्च करना है, वो ऑब्लिगेशन हम हमारी पूरी कर सकते हैं। और अगर कंपनी देखो कोई सीएसआर में अपना पूरा पैसा खर्च नहीं करती है, यानी 2% पैसा नहीं खर्च करती है, तो फिर उस कंपनी को बताना होगा कि रीजन क्या है, आखिरकार हमने हमारी सीएसआर रिस्पांसिबिलिटी को पूरा क्यों नहीं किया है। इंडिया देखो पहला ऐसा देश है वर्ल्ड में जिसने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी को कानून में शामिल किया है। एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं कि कौन-कौन सी एक्टिविटीज को कैरी आउट किया जा सकता है कंपनीज के द्वारा अपनी सीएसआर रिस्पांसिबिलिटी के तहत। जैसे देखो भूख, गरीबी या फिर मालन्यूट्रिशन की समस्या को खत्म करने की दिशा में, जैसे फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट कर देती है कोई कंपनी, या फिर फ्री मील का कोई प्रोविजन कर देती है कहाँ पे, तो फिर ये सब चीजें इसी पॉइंट के अंतर्गत आती हैं। एजुकेशन को प्रमोट करना, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को प्रमोट करना, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना, मतलब एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए यूज किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना, ये सब चीजें मेजर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी वेलफेयर के लिए कुछ किया जा रहा है, या फिर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की दिशा में कुछ किया गया है। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ में कंट्रीब्यूट करना, और सबसे लास्ट में स्लम एरिया डेवलपमेंट। और देखो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स के अंतर्गत एक्टिविटीज को कैरी आउट किया जा सकता है, ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि सीएसआर के बेनिफिट्स क्या होते हैं। देखो सीएसआर का सभी को फायदा होता है, कंपनी को भी फायदा होता है, कम्युनिटी को भी फायदा होता है, सरकार को भी फायदा होता है। अगर बात करें कंपनी को क्या फायदा होता है, जब देखो सीएसआर के तहत कोई कंपनी पैसा खर्च करती है सोसाइटी की वेलफेयर के लिए या फिर इन सब एक्टिविटीज में, तो कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है, लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ कि कंपनी जो है समाज के लिए भी कुछ कर रही है। अब ऐसी सिचुएशन में जब कंपनी की रेपुटेशन इंक्रीज होती है तो एम्प्लॉइज में भी रेपुटेशन, एम्प्लॉइज में जो ट्रस्ट है कंपनी के प्रति वो इंक्रीज होता है, एम्प्लॉइज में सेटिस्फैक्शन आता है कि देखो हम ऐसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जो समाज के लिए बहुत कुछ करती है। जैसे काफी कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप जो है, टाटा ग्रुप के बारे में कहा जाता है कि समाज के लिए बहुत कुछ करता है। जैसे कोविड-19 की महामारी आई थी तो रतन टाटा ने काफी भारी भरकम डोनेट किया था और उन्होंने ट्वीट भी किया था, तो उनकी काफी सराहना भी हुई थी। काफी सारे लोगों को इंस्पायर भी किया रतन टाटा ने कि हाँ इस मुश्किल की घड़ी में सरकार को पैसा दिया जाए ताकि सरकार वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए स्टेप्स ले सके। तो ये सब चीजें होती हैं। और देखो नॉर्मल सी बात है, जिस कंपनी की रेपुटेशन ज्यादा होगी उसमें ज्यादा एम्प्लॉइज काम करना चाहिए ना, तो बेस्ट टैलेंट को भी अट्रैक्ट कर पाती है कोई कंपनी। हालांकि देखो टैलेंटेड लोग तो उस कंपनी में जाते हैं जहां पे ग्रोथ हो, पैसा अच्छा मिले, लेकिन सब लोगों के लिए पैसा या फिर ग्रोथ जो है वो मैटर नहीं करती। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इनके साथ साथ पैसे और ग्रोथ के साथ साथ ये भी मैटर करता है कि वो एक अच्छी कंपनी के लिए काम करे जिस कंपनी की वैल्यूज अच्छी हो। अब इसके बाद नेक्स्ट, कंपनी को क्या फायदा होता है। देखो कोई कंपनी खर्च अगर करेगी समाज के लिए तो समाज को तो फायदा होगा ही ना, समाज में इनइक्वालिटीज कम होंगी, बहुत सारे लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, तो ये सब फायदा होता है कंपनी को। समाज में ट्रस्ट भी बढ़ता है अगर देखो ये सब चीजें ना हो। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, कई बार कुछ भी होता है, अंबानी अदानी के खिलाफ गुस्सा बहुत ज्यादा फूट जाता है लोगों का कि इससे अंबानी को फायदा होगा, इससे अदानी को फायदा होगा, उनकी जेबें भर जाएंगी, जैसे फार्मर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट है। लेकिन अगर देखो कंपनीज की इमेज अच्छी है ना, आपने कभी ध्यान दिया है कि टाटा के खिलाफ बहुत कम विरोध होता है। मतलब वैसे देखो मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मैंने खुद टीसीएस में काम किया है, तो आप बोल सकते हो कि तुम वैसे बोल रहे हो कि तुमने काम किया है टीसीएस में, लेकिन आप भी देखिए मतलब न्यूट्रली आप सोचोगे तो भी आपको पता लगेगा कि टाटा के बारे में विरोध कम होता है, लोगों का गुस्सा अंबानी पे फूटता है, अदानी पे फूटता है, लेकिन टाटा का विरोध कम होता है। तो पॉइंट ये है कि अगर कंपनीज समाज के लिए खर्च करेगा तो फिर समाज में जो लोग हैं उनका भी भरोसा बढ़ता है इन कंपनीज के ऊपर। उनको क्यों नहीं लगता कि ये कंपनीज जो है हमें लूट रही हैं बहुत ज्यादा, और इनकी वजह से इनइक्वालिटीज आ रही हैं, इनकी वजह से हम गरीब हो रही हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होता है। देखो अगर ये कंपनीज खर्च नहीं करेंगी तो वैसे भी सरकार को तो खर्च करना ही है, लेकिन सरकार के पास इतना फिजिकल रिसोर्सेज होते नहीं है कि सरकार एकदम से सबको गरीबी रेखा से ऊपर ला सके। अगर ऐसा होता तो हमारे देश में गरीब लोग होते ही ना। तो ये कंपनीज समाज के वेलफेयर के लिए खर्च करती है तो सरकार के ऊपर थोड़ा सा बर्डन कम होता है। गवर्नमेंट की जो वेलफेयर ऑब्लिगेशंस हैं, जनता ने सरकार को चुना है और सरकार की वेलफेयर ऑब्लिगेशन है कि सरकार को वल्नरेबल सेक्शंस और डिसएडवांटेज सेक्शंस को ऊपर उठाने के लिए काम करना है, तो सरकार की ऑब्लिगेशंस कुछ कम होती है। और तीसरे नंबर पे सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज कम होती है, मतलब इनइक्वालिटीज कम होती हैं। तो ये बेनिफिट्स होते हैं सीएसआर के। वैसे कुछ और बेनिफिट्स भी आप दे सकते हो, मतलब लिखने के लिए पॉइंट अगर आप लिखने हो तो ज़्यादा कस्टमर्स मिलेंगे, क्योंकि जिन कंपनीज की इमेज अच्छी होती है, जो सीएसआर एक्टिविटीज जो कंपनी ज़्यादा करेंगी, अच्छे से करेंगी, तो उनकी इमेज अच्छी होगी, उनको ज़्यादा कस्टमर्स मिलेंगे, उनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है बाकी कंपनीज के अपेक्षा। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारे देश में सीएसआर संबंधी चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म के बारे में। देखो सबसे पहला चैलेंज तो ये है
2013 से पहले बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जो 2% से ज्यादा खर्च करती थी समाज के लिए, लेकिन जैसे ही ये एक्ट आया तो उन कंपनीज ने कम खर्च करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा तो नहीं सोचा था जब सरकार ने ये बिल ड्राफ्ट किया था, बट ये अनइंटेंडेड कंसीक्वेंस निकला। दूसरा चैलेंज ये है या फिर कंसर्न है कि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि देखो ये भी सरकार का एक माध्यम है, मेथोडोलॉजी है कॉर्पोरेट ग्रुप्स पर टैक्स लगाने की। ऑलरेडी कॉर्पोरेट ग्रुप्स को बहुत सारा टैक्स देना पड़ता है और सीएसआर के माध्यम से उनको और भी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है। नेक्स्ट चैलेंज देखो, हमने काफी सारी एक्टिविटीज डिस्कस की जिन पर खर्च किया जा सकता है कॉर्पोरेट ग्रुप्स के द्वारा अपनी सीएसआर रिस्पांसिबिलिटी को पूरा करने के लिए, लेकिन देखो कुछ एक्टिविटीज तो ऐसी हैं जिन पर कॉर्पोरेट ग्रुप्स ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता कॉर्पोरेट ग्रुप्स के द्वारा। और डिस्पैरिटी ना सिर्फ देखो एक्टिविटीज में है बल्कि रीजंस में भी है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र ये वो स्टेट्स हैं जहां पर सीएसआर के तहत ज्यादा पैसा खर्च हुआ है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पर तो जैसे कॉर्पोरेट ग्रुप्स ने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया है। इसके बाद नेक्स्ट कंसर्न है नॉन कॉम्प्लायंस का। कानून में प्रोविजन तो हो चुका है, लेकिन एक सर्वे के अनुसार 50% कंपनीज ऐसी हैं जो 2% प्रॉफिट का जो पैसा है वो खर्च नहीं कर पा रही हैं, उन्होंने नहीं खर्च किया है। जिसका एक रीजन देखो ये हो सकता है कि कई कंपनीज को इंप्लीमेंटेशन एजेंसी ना मिलती हो। देखो कॉर्पोरेट ग्रुप्स का तो मेन काम है ना बिजनेस, अगर वो इन एक्टिविटीज पर ध्यान देंगे तो शायद उनकी एनर्जी जाएगी इनमें, और इस काम में मेरे सीएसआर के तहत पैसा खर्च करने में उनके पास महारत भी हासिल नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज हैं जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स का ये काम करके देती हैं, लेकिन इतनी भी ज्यादा इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज नहीं है, इसलिए कई सारी कंपनीज अपना पैसा खर्च नहीं कर पाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंसर्न है, जो कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना जरूरी होता है, तब तक इन्वेस्ट करना जरूरी होता है जब तक कि कोई एक सर्टेन आउटकम ना आ जाए, लेकिन सीएसआर रिस्पांसिबिलिटी के तहत कॉर्पोरेट ग्रुप्स कुछ ही समय के लिए पैसा खर्च कर पाते हैं, उसके बाद वो पैसा इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं, प्रोजेक्ट बीच में अधूरा रह जाता है। इसके अलावा देखो ये भी कहा गया है कि कंपनीज एक्ट 2013 में जो प्रोविजन है सीएसआर का वो काफी वीक है, इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म भी ठीक से नहीं बताया गया है। इसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स ने अपने एक सर्वे में पाया कि बहुत सारी कंपनीज तो ऐसी हैं जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा दे देती हैं सिर्फ दिखाने के लिए, बाद में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से पैसा वापस भी ले लेती हैं कुछ कमीशन देके। मतलब गवर्नमेंट को दिखा दिया कि हमने देखो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दिया है, लेकिन उन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को बोल दिया कि हम 100 रुपए आपको देंगे तो आप 95 हमें वापस दे दोगे, 5 अपने पास रखोगे, तो वापस ले लेती हैं कुछ कंपनीज पैसा देकर। देखो कुछ आरोप ये लगते हैं कि कुछ कंपनी सीएसआर का इस्तेमाल करती हैं अपनी प्रमोशन के लिए, सिर्फ उन एक्टिविटीज पर कंपनीज खर्च करती हैं जिससे उनकी रेपुटेशन बढ़े, समाज में एक्चुअल जिससे इंपैक्ट आए उन एक्टिविटीज पर ध्यान नहीं दिया जाता कंपनीज के द्वारा। काफी बार देखो ऐसा भी होता है कि कंपनीज एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए काम करती हैं और बता देती हैं कि हमने सीएसआर के तहत काम किया है। देखो एम्प्लॉयज के लिए काम करना कंपनीज इंटरेस्ट, सीएसआर अलग है, समाज के लिए काम करना है, उसमें दूसरी एक्टिविटीज पर काम करना है, एम्प्लॉयज के लिए काम करना है नॉट सीएसआर। तो ये कुछ हमने चैलेंजेस और कंसर्न्स की बात की। इसके बाद हम सीएसआर से संबंधित कुछ सजेशंस डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहला सजेशन, सरकार को ये प्रमोट करना चाहिए कि वॉलंटरी वेरियस कॉर्पोरेट ग्रुप से ऐसी एक्टिविटीज को कैरी आउट करें। कैसे किया जा सकता है? देखो जो यूथ वर्कफोर्स को ज्वाइन करते हैं उनके अंदर सोशल और एथिकल वैल्यूज को इनकलकेट करके, तो कंपनीज में एम्प्लॉयज के पास जब वैल्यूज होंगी तो उसका असर फिर कॉर्पोरेट ग्रुप पर भी पड़ेगा, कॉर्पोरेट ग्रुप को भी वॉलंटरी ऐसी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना होगा। नेक्स्ट सजेशन, आप एक कोलैबोरेशन इंश्योर करवाइए एनजीओज के बीच और उन एजेंसीज के बीच जो एनवायरमेंट के सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं उनके बीच, और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट ग्रुप्स के बीच। तो देखो एनजीओज एजेंसीज और कॉर्पोरेट ग्रुप्स के बीच अगर कोलैबोरेशन होगा तो कॉर्पोरेट ग्रुप्स ऐसे एनजीओज और एजेंसीज को पैसा देंगे और वो फिर फर्दर उन पैसों को खर्च करेंगे, इससे सीएसआर फंड्स का बेहतर यूटिलाइजेशन हो पाएगा। नेक्स्ट है असेसिंग इंपैक्ट ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज। देखो जो भी सीएसआर एक्टिविटीज कैरी आउट होती हैं उनके इंपैक्ट को भी असेस किया जाए और लॉन्गर टर्म में असेस किया जाए, जैसे 3 से 5 साल के बीच, ताकि पता लगाया जा सके कि जितना इन्वेस्ट किया गया है उसकी आउटकम क्या आई है या फर्दर इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है या फिर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉर्पोरेट ग्रुप्स को एनकरेज करना चाहिए कि अभी तक जो नेगलेक्टेड एरियाज हैं जैसे स्पोर्ट्स, कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, आप इन पर भी खर्च कीजिए। नेक्स्ट, सीएसआर समिट्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए जिसमें वेरियस कॉर्पोरेट ग्रुप्स एक दूसरे के साथ बेस्ट सीएसआर प्रैक्टिसेस को शेयर करें। मतलब एक कॉर्पोरेट ग्रुप बताए कि देखो हमने अपना सीएसआर का पैसा इस एरिया में खर्च किया, इस एजेंसी का साथ लेके आप भी ऐसा कर सकते हो, इससे बहुत फायदा होता है। नेक्स्ट, सीएसआर इन्वेस्टमेंट्स स्क्रूटिनाइजेशन होनी चाहिए, मतलब छानबीन होनी चाहिए ताकि पता लगाया जा सके कि अगर कोई कंपनी किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दे रही है और वापस उससे पैसा ले भी लेती है तो ऐसी ट्रांजैक्शंस का पता लगाया जा सके। सबसे लास्ट में है कॉर्पोरेट टैक्स को भी रेशनलाइज करने की आवश्यकता है, क्योंकि देखो जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है ये भी एक प्रकार से इनडायरेक्ट टैक्स है। तो कॉर्पोरेट टैक्स अगर रेशनलाइज होगा तो फिर सरकार तो फिर वेरियस कॉर्पोरेट ग्रुप्स जो है वो सीएसआर के तहत पैसा खर्च करने में उनको बुरा नहीं लगेगा, वो उसको टैक्स नहीं मानेंगे, वो उसको मानेंगे ये हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए कॉर्पोरेट टैक्स को रेशनलाइज किया जाए। तो ये हमने कुछ सजेशंस डिस्कस किए। अब देखो एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल पब्लिश हुआ था सीएसआर के बारे में, उसको भी हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो कंपनीज सोसाइटी में ऑपरेट करती हैं तो कंपनी की भी जिम्मेदारी है सोसाइटीज को डेवलप करना। ऑलमोस्ट 6 साल पहले जब कंपनीज एक्ट 2013 आया था तो उस समय एक प्रोविजन ऐड किया गया था इस एक्ट में कि बड़ी कंपनीज अपने 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है, इससे 3 साल का जो उनका एवरेज प्रॉफिट है उसका 2% खर्च करेंगी सीएसआर के लिए, मतलब सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए, जैसे गरीब लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना या फिर एनवायरमेंट की सुरक्षा, इस प्रकार की जो एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए बड़ी कंपनीज अपने पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% डिवोट करेंगी। और कंपनीज को क्या करना होगा, एनुअल रिपोर्ट जो जारी की जाती है उस एनुअल रिपोर्ट में जानकारी देनी होगी आपने कहाँ पर सीएसआर का पैसा खर्च किया है। इसके लिए आपको अलग से एक कमेटी स्टाब्लिश करनी होगी सीएसआर एक्टिविटीज के लिए और बोर्ड में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ये सब बातें बोली गई थी कंपनीज एक्ट 2013 में। और अगर देखो कंपनीज अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी को पूरा नहीं करती हैं तो उन्हें लिखित में जवाब देना होगा कि नॉन कंप्लायंस क्यों रहा। कुछ कंपनीज ने तो इस एक्ट के आने के बाद अच्छा काम किया, अपनी सोशल रिस्पांसिबिलिटी को ठीक से निभाया, लेकिन कुछ कंपनीज ने इस एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया। वैसे देखो हमारे देश में कोई प्रॉपर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं है ये देखने के लिए कि कौन सी कंपनी ने सीएसआर को पूरा कर दिया है, कौन सी कंपनी ने नहीं किया है। तो काफी बार ऐसा भी होता था, बहुत सी कंपनीज एनजीओज को थोड़ा बहुत पैसा दे देती थी और बोलती थी कि हम आपको थोड़ा पैसा दे रहे हैं लेकिन आप बड़ा चला के हमें एक रिपोर्ट दे दो ताकि हम उस रिपोर्ट को शो कर सकें अपनी एनुअल रिपोर्ट में कि हमने इतना पैसा सीएसआर में खर्च किया है। हो क्या रहा था, कई सारे कामों के लिए तो पैसा ज्यादा खर्च हो रहा था जैसे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन या फिर एजुकेशन, लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज जैसे सैनिटेशन या फिर और भी काफी सारी एक्टिविटीज उनके लिए सीएसआर का पैसा नहीं खर्च हो रहा था। देखो सिर्फ पैसा खर्च करने से मतलब नहीं था, मतलब ये भी था सीएसआर का कि कॉर्पोरेट ग्रुप्स के पास टेक्नोलॉजी काफी एडवांस होती है, उनके पास इनोवेटिव सॉल्यूशन होते हैं, तो वो सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, अपने इनोवेटिव आइडियाज का इस्तेमाल करेंगे, ये भी मकसद था। जो कि देखो इफेक्टिव डिफरेंस में नहीं था कि अगर कंपनीज इन प्रोविजंस को फॉलो नहीं करती हैं तो सिर्फ उन्हें लिखित में जवाब देना पड़ता था कि उन्होंने इन प्रोविजंस को पूरा क्यों नहीं किया। तो बहुत सी कंपनीज तो सिर्फ लिखित में जवाब दे देती थी और उनके खिलाफ कोई इफेक्टिव एक्शन नहीं होता था, क्योंकि बहुत सी कंपनीज का ये भी मानना था ये तो सरकार 2% एक्स्ट्रा टैक्स हमसे वसूल रही है, मतलब सोसाइटी को डेवलप करने का जो काम है वो हमारा नहीं है, वो सरकार का है। खामखा की सरकार जो है वो 2% एक्स्ट्रा हमसे टैक्स वसूल रही है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट चाहती है कि सभी कंपनीज सीएसआर के प्रोविजंस को बिल्कुल सीरियसनेस से फॉलो करें। तो उन्होंने अभी जो पार्लियामेंट का सेशन खत्म हुआ है इसमें कुछ चेंज कर दिए कंपनीज एक्ट 2013 में। अब देखो ये होगा, अगर कोई कंपनी सीएसआर के प्रोविजंस को फुलफिल नहीं करते हैं तो कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उनको इसके लिए जेल भी हो सकती है, ये जेलेबल ऑफेंस है, 5 लाख तक का फाइन हो सकता है ऑफिसर पर और 25 लाख तक का फाइन हो सकता है कंपनी पर।
तो सरकार ने ये प्रोविजंस अब ऐड कर दिए अमेंडमेंट करके, कंपनीज एक्ट 2013 जो था उसमें अमेंडमेंट कर दी और ये प्रोविजंस नए ऐड कर दिए अब सरकार ने। तो जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं वो विरोध कर रहे हैं, कॉर्पोरेट ग्रुप्स बोल रहे हैं कि देखो ये जो सीएसआर था ये तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन था ना हमारी तरफ से, आपने तो इसे बिल्कुल ही मैंडेटरी कंपल्सरी बना दिया और अगर इसे फुलफिल नहीं किया जाता है तो क्रिमिनल ऑफेंस भी होगा, ये गलत है। तो कॉर्पोरेट ग्रुप्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले थे और रिक्वेस्ट की थी कि आप इसे फिर से रिव्यू कीजिए जो अमेंडमेंट आपने कर दी है। आजकल कहा जाता है देखो वैसे वित्त मंत्री ने कॉर्पोरेट ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को भरोसा दिलाया कि हाँ हम इसे रिव्यू करेंगे, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है सरकार इतना जल्दी में क्यों थी? एक ऑलरेडी कॉर्पोरेट अफेयर्स की सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की हुई थी इस इशू पर रिकमेंडेशंस देने के लिए, सरकार ने उस कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार भी नहीं किया, पहले से अमेंडमेंट कर दी कंपनी एक्ट 2013 में और अमेंडमेंट के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी 13 अगस्त को। तो कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सीएसआर के प्रोविजंस को फुलफिल ना करना, आप इसे क्रिमिनल ऑफेंस मत बनाइए, आप इसे सिविल ऑफेंस बना दीजिए, मतलब आप इसे डीक्रिमिनलाइज कर दीजिए। ये जो प्रोविजन है ना कि ऑफिसर को सजा हो सकती है ये गलत है, सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सजा का जो प्रोविजन किया गया है इससे तो साबित भी हो जाता है ये तो काइंड ऑफ टैक्स है जो गवर्नमेंट लगा रही है कॉर्पोरेट ग्रुप्स पर, इसमें वॉलंटरी जैसा या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा कुछ नहीं है। इसके बाद देखो कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई थी इस इशू पर, कमेटी की कुछ रिकमेंडेशंस को जान लेते हैं। कमेटी ने कहा कि वो कंपनीज जिनको अपनी सीएसआर प्रोविजंस को फुलफिल करना है, देखो सभी कंपनीज को अपना सीएसआर प्रोविजंस को फुलफिल नहीं करना है, मतलब ऐसा नहीं कि जितनी भी कंपनीज हैं उन सबको अपने पिछले 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है उसका 2% वो डिवोट करना है सीएसआर एक्टिविटीज के लिए, नहीं। वो कंपनीज जिनकी नेट वर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है और या फिर जिनका जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ से ज्यादा है या फिर जो नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ से ज्यादा है, ऐसी कंपनीज को अपने पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का जो 2% है उसको डिवोट करना है सोशल डेवलपमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऐसी कंपनीज को टैक्स इंसेंटिव दे सकती है कि हाँ भाई अगर आप अपनी सीएसआर रिस्पांसिबिलिटी को अच्छे से पूरा करोगे तो हम आपको थोड़ा बहुत टैक्स इंसेंटिव देंगे। अगर ऐसा होता है तो कंपनीज ज्यादा अट्रैक्ट होंगी, वो ज्यादा अच्छे से अपनी सीएसआर रिस्पांसिबिलिटी को पूरा करेंगी। नेक्स्ट सजेशन, अगर देखो कंपनीज अपनी सीएसआर फंड को स्पेंड नहीं करती हैं तो जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसके 30 दिनों के अंदर अंदर जो अनस्पेंड यानी ऐसा फंड जिसे स्पेंड नहीं किया गया है, सीएसआर फंड की बात कर रहे हैं, ऐसा अनस्पेंड जो सीएसआर फंड है वो एक इसको अकाउंट में जमा हो जाएगा और बाद में सरकार उस पैसे का इस्तेमाल कर सकेगी सोशल डेवलपमेंट के लिए। लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है देखो सीएसआर जो है वो कंपनी का मेन बिजनेस नहीं है, कंपनी का मेन बिजनेस तो बिजनेस है ना, तो वो अपनी एनर्जी को बिजनेस पे ज्यादा फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर सीएसआर पे वो अपनी एनर्जी डाइवर्ट करेंगी या फिर पैसा डाइवर्ट करेंगी ज्यादा तो ऑलरेडी काफी सारे सेक्टर्स में स्लम्प देखने को मिल रहा है, तो कंपनीज की जो सिचुएशन है वो और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। तो सरकार को इस प्रकार से चीजों को माइक्रो मैनेज नहीं करना चाहिए और कंपनीज पर कंप्लायंस का ज्यादा बर्डन नहीं डालना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने सीएसआर के बारे में एक आर्टिकल रिवाइज किया। अब देखो एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिक्स इन बिजनेस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? अगर किसी पूछ लेती है दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिक्स इन बिजनेस के बीच में, आप देखो यूं कह सकते हो एथिक्स इन बिजनेस इज पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ना सिर्फ स्ट्रक्चर पे फोकस करता है कि कैसे कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर होनी चाहिए, बोर्ड डायरेक्टर होने चाहिए, बहुत सारी चीजें आती हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ये चीज भी आती है कि बिजनेस जो है वो वैल्यूज के आधार पर होना चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट के आधार पर नहीं होना चाहिए। जबकि देखो एथिक्स इन बिजनेस जो है ये फोकस करता है सिर्फ वैल्यूज पर। एथिक्स इन बिजनेस स्ट्रक्चरल पार्ट पर फोकस नहीं करता है कि कितने बोर्ड में कितने मेंबर होने चाहिए, बोर्ड कैसा होना चाहिए, बोर्ड के पास कितनी पावर्स होनी चाहिए, ये सब चीजें एथिक्स इन बिजनेस में नहीं आती है। एथिक्स इन बिजनेस सिर्फ ये बोलता है कि बिजनेस वैल्यूज के आधार पर होना चाहिए और कॉर्पोरेट गवर्नेंस दोनों पे आधारित होता है, स्ट्रक्चर और वैल्यूज पर आधारित। तो आप कह सकते हो एथिक्स इन बिजनेस इज पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, एथिक्स इन बिजनेस देखो ये कहता है अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो उसका फायदा सिर्फ बड़े पदों पर बैठे जो ऑफिशियल्स हैं उनको ना हो, सभी जो शेयर होल्डर्स हैं उनको इक्विटी ट्रीट किया जाए, इवन छोटे से छोटे शेयर होल्डर को भी उसका फायदा हो डिविडेंड के माध्यम से या फिर दूसरे मेथड्स के माध्यम से अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। एथिक्स इन बिजनेस एक कंसेप्ट ये भी कहता है कि देखो बिजनेस का एम सिर्फ और सिर्फ पैसे जमा नहीं होना चाहिए, बिजनेस का एम होना चाहिए समाज में इनोवेशन लेके आना, बिजनेस का एम ये होना चाहिए समाज के बेनिफिट के लिए वेल्थ जनरेट करना, लेकिन ना कि खुद के लिए वेल्थ जनरेट करना। वो पिछली बात याद कीजिए, ऐसा नहीं कि कंपनी को फायदा हुआ है तो फिर जिसने कंपनी स्टार्ट की थी या फिर कंपनी के जो मेन डायरेक्टर्स हैं वो अपने घर भर लें, वो लग्जरियस लाइफ जीने लगे और इसका कोई फायदा ना हो एम्प्लॉइज को या फिर समाज को, ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन नारायण मूर्ति ने ये बात बोली भी थी कि देखो इंडिया जैसे देश में ये चीज सही नहीं है कि एक तरफ जहां कुछ लोग बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ जिए और समाज का एक बड़ा जो वर्ग है वो गरीबी रेखा के नीचे रहे, ये इंडिया के लिए सही नहीं है। तो एथिक्स वही बात कंक्लूजन में बोली जा सकती है, एथिक्स इन बिजनेस इंडिकेट वैल्यूज जबकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंडिकेट बोथ स्ट्रक्चर एज वेल एज वैल्यूज। इसके बाद देखो एक और कंसेप्ट है कंपैशनेट कैपिटलिज्म का, ये नया कंसेप्ट है, पुराना तो बस हमने डिस्कस कर लिया कि एथिक्स इन बिजनेस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बीच में क्या डिफरेंस है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। अब अगर यूपीएससी सीधा सीधा ये पूछ लेती है कंपैशनेट कैपिटलिज्म का क्या मतलब है, नारायण मूर्ति ने इस पर काफी जोर दिया है। नारायण मूर्ति ने कहा है कि देखो इंडिया को अपने प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए, वेस्ट का जो कैपिटलिज्म है उस प्रिंसिपल्स को नहीं अपनाना चाहिए इंडियन कंपनीज को। तो कंपैशनेट कैपिटलिज्म के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करें। इसके अनुसार मतलब पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉर्पोरेट सेक्टर को कुछ सोशल रिस्पांसिबिलिटी को अपनाना चाहिए। जैसे देखो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कॉर्पोरेट ग्रुप्स ने अपनाया है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जहां पे देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के इंडिकेटर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, जैसे फिनलैंड, स्वीडन, ये सब देश। तो इन देशों की तरह इंडिया में भी कॉर्पोरेट सेक्टर को कुछ सोशल रिस्पांसिबिलिटी को अपनाना चाहिए, कुछ फायदा हुआ है तो उसको बेनिफिट समाज को भी हो। इसके बाद नेक्स्ट वही बात जो अभी हमने डिस्कस की कि अगर देखो कंपनी सरप्लस में है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप लेवल जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी इंक्रीज हो जाए, बॉटम लेवल एम्प्लॉइज का भी फायदा होना चाहिए। और जब कंपनी मुसीबत में हो तो ऐसा नहीं कि जो बॉटम लेवल एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी कम की जाए या फिर उनको कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए, उनकी चटनी की जाए, नहीं। अगर कंपनी लॉस में है, कोई विपत्ति आई है तो सबसे पहले सैलरी कम होनी चाहिए टॉप लेवल एम्प्लॉइज की। इसके अलावा जो टॉप लेवल एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी पर एक लिमिटेशन होनी चाहिए। बहुत बार कई कंपनीज में ऐसा होता है कि टॉप लेवल एम्प्लॉइज की सैलरी अंधाधुंध होती है लेकिन बॉटम लेवल एम्प्लॉइज की जो सैलरी है वो ज्यादा नहीं होती, तो ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद नारायण मूर्ति ने इस कंसेप्ट की वकालत करते वक्त ये भी कहा था बिजनेस में नए एथिक्स की आवश्यकता है जो कि सेल्फ डिसिप्लिन पर आधारित हो, ना कि लालच पर आधारित हो, ना कि सेल्फ डिजायर पर आधारित हो। वेस्टर्न कैपिटलिज्म में ये सब चीजें हावी होती हैं, लालच, सेल्फ डिजायर। अब देखो इच्छाओं की तो कोई लिमिट होती नहीं है, महात्मा बुद्ध ने ये कहा था। तो इसलिए बिजनेस में एथिक्स इस प्रकार के होने चाहिए कि सेल्फ डिसिप्लिन हो, बड़े पदों पर जो लोग बैठे हैं उनके अंदर। और ये बात जो आप जरूर लिख सकते हो, इंडिया एक गरीब देश है तो अच्छा यही है, ये कोई जरूरी नहीं कि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल एंजॉय करें, दूसरी तरफ मेजॉरिटी जो लोग हैं वो सफर करते रहें। देखो इस कंपैशनेट कैपिटलिज्म के मॉडल को अपनाना आसान नहीं है क्योंकि कंपनीज को आपको पता है कि ग्लोबल कंपनीज के साथ कंपटीशन करना पड़ता है तो उन्हें बहुत कुछ देखना पड़ता है। कंपैशनेट कैपिटलिज्म का मॉडल वैसे तो अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकली इसे इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। इवन गांधी जी ने भी कंसेप्ट दिया था ट्रस्टीशिप वाला, उसके अनुसार कि जो बड़े बड़े लोग हैं कंपनीज हैं जिनकी कैपिटलिस्ट क्लास के जो लोग हैं वो सिर्फ इतना अपने पास रखें जितना उनको आवश्यकता है, बाकी वो समाज को दे दें। ये है ट्रस्टीशिप थ्योरी। अब
ऐसा होता नहीं है ना, दिक्कत तो यही है। बहुत कम उद्योगपति आपको ऐसे मिलेंगे जो अपनी 95% संपत्ति दान कर देते हैं, बहुत गिनती के बहुत कम मिलेंगे आपको। तो ये कंसेप्ट तो अच्छे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा बहुत कम होता है। तो इस प्रकार से हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का टॉपिक डिस्कस किया। अभी आज की हमारी इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, एथिक्स के ठीक ठाक का सब